हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द केंद्र एकेडमी। फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 यानी बीपीएससी टीचर 4.0 न्यू वैकेंसी 2025 के लिए जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो केवल वीवीआईपी क्वेश्चन है उन्हीं को आज इस सेशन में डिस्कस करेंगे। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से यानी बीपीएससी टीआरई 4.0 के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। इसको ध्यानपूर्वक पूरा जरूर देखिएगा। जो लोग पहली बार चैनल पर आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन का निशान है उसे ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक बार प्लीज़ पहले लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा इम्पॉर्टेंट बायोलॉजी का प्रश्न है पहला। एरोबिक श्वसन के दौरान कितने पद या पदों में कार्बन डाइऑक्साइड का निष्पादन होता है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ए की बात करेंगे तो उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी इसका क्या है? राइट ऑप्शन है। यानी कितने चरण में होता है? तो ये 3 पदों में होता है। 3 पदों में क्या होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? निष्पादन होता है। ठीक है, इसका हम लोग डिस्कस भी दे सकते हैं। एरोबिक श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज को एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको एटीपी कहते हैं, में परिवर्तित कर ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया है। एरोबिक श्वसन के 3 चरण होते हैं: ग्लूकोलाइसिस, क्रेब्स चक्र और इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला। एरोबिक श्वसन के दौरान 3 पदों में कार्बन डाइऑक्साइड निष्पादन होता है। प्रथम बार पायरूवेट के ऑक्सीडेटिव डीऑक्सीकार्बोलेशन के समय और दोबारा बार क्रेब्स चक्र के दौरान जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? निष्पादन होता है। 3 चरणों में एक प्रक्रिया होती है। ठीक है, आगे मानव गुर्दों में निस्यंदन इकाइयों को कहा जाता है नेफ्रॉन, न्यूट्रॉन, न्यूरॉन, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। इसका क्या है? राइट ऑप्शन है। यानी जो मानव गर्दन में जो निस्यंदन जो इकाई होती है इसका नाम क्या होता है? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको नेफ्रॉन के नाम से इसको जाना जाता है। चाहेंगे तो हम लोग इसको देख सकते हैं। मानव गुर्दे की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन मूत्र उत्पादन के लिए कारखाने के रूप में कार्य करते हैं और रक्त को फिल्टर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गुर्दे शरीर के संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स। इसका आगे प्रश्न है, टेकिकार्डिया में हृदय गति हो जाती है धीमी, सामान्य, तेज, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। टेकिकार्डिया में जो हृदय की जो गति हो जाती है वो क्या हो जाती है? तो तेज हो जाती है। क्या होती है? तेज हो जाती है। क्यों तेज होती है? तो इसको हम लोग देख सकते हैं। टैकीकार्डिया हृदय की धड़कन के अनियमित होने से संबंधित एक सामान्य विकार है। इसमें आराम की अवस्था में भी हृदय की जो गति होती है सामान्य से क्या होती है? अधिक तेज हो जाती है। ठीक है, आगे लैक्टियस निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है? दुग्ध उत्पादन से, लैक्टिक अम्ल से। तो ये दोनों ऑप्शन क्या हमारे हैं? गलत है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे। ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी वसा अवशोषण, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। सी इसका क्या है? राइट ऑप्शन है। यानी जो लैक्टिस होता है क्या करता है? तो वसा अवशोषण से क्या होता है? संबंधित होता है। ठीक है, इसको हम लोग देख सकते हैं। लैक्टिस वसा अवशोषण से संबंधित है। लैक्टिस का कार्य पाचन क्रिया के दौरान लैक्टेस छोटी आंत से वसा और लिपिड के बड़े अणुओं से को अवशोषित करते हैं जो उन्हें दूधिया सफ़ेद रूप देता है। लैक्टेस लियो प्रोटीन के रूप में सामग्री को लसिका प्रणाली में ले जाने के लिए एक मार्ग के रूप में क्या करता है? तो कार्य करता है। ठीक है, चलिए आगे आगे हमारा प्रश्न है ऑप्शन नंबर अगले प्रश्न की बात करेंगे। उभयचर सांस लेने के लिए उपयोग में लाते हैं। ऑप्शन ए फेफड़ा, त्वचा, गील, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। उभयचर की बात करते हैं तो उभयचर का मतलब क्या होता है कि जो स्थल पर भी रहता है और कहाँ पर भी रहता है? जल में रहता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उभयचर।
तो जब स्थल पर रहेगा तो फेफड़ा से सांस लेगा, जल पर रहेगा तो किससे सांस लेता है, तो गिल से सांस लेता है। अतः इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। डी इसका क्या है, राइट ऑप्शन है। यानी फेफड़े और गिल से क्या करते हैं, सांस लेते हैं। ठीक है, आगे आगे हमारा प्रश्न है, उभयचर ऐसे जीव होते हैं जो जल और थल दोनों में स्थान पर रह सकते हैं। उभयचर जीवों में श्वसन गलफड़ा त्वचा और फेफड़ों से करते हैं। ये ठंडे खून वाले जीव होते हैं। इनमें 3 कक्षीय दिल होता है। ठीक है, आगे आगे हमारा प्रश्न है कि लार का प्रमुख कार्य क्या होता है। जो सलाइवा होता है उसका प्रमुख कार्य क्या होता है, तो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में रूपांतरण, स्टार्च को माल्टोस में रूपांतरण, वसा को विटामिन में रूपांतरण, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। बी इसका क्या है, राइट ऑप्शन है। यानी ये क्या करता है, तो स्टार्च को क्या करता है, माल्टोस में रूपांतरण करता है, जो हमारा माल्टोस होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। बी इसका क्या है, राइट ऑप्शन है। लार में एमाइलेज नामक पाचक एंजाइम पाया जाता है। एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को माल्टोस में क्या करता है, परिवर्तित करता है। ठीक है, चलिए आगे आगे हमारा प्रश्न है, मानव आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो रेटिना, पुतली, परितारिका, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके ऑप्शन की बात करेंगे तो इसका जो राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। ए इसका क्या है, राइट ऑप्शन है। यानी मानव आँख में जो वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है रेटिना पर बनता है, और रेटिना पर वह किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है उल्टा बनता है। लेकिन जो उसमें जो उसकी जो नसें होती हैं मस्तिष्क में जाती हैं, जिसको वो कैसे देखता है, तो सीधा करके देखता है, जो मस्तिष्क होता है। बाकी रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक में क्या बनता है, उल्टा बनता है। ठीक है, इसको हम लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स। मानव आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। मानव आँख के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होता है। रेटिना ऊतक की पतली परत होती है जो आँख के पिछले हिस्से को अंदर की तरफ क्या करती है, प्रतिच्छेदित करती है। ठीक है, आगे चलिए आगे हमारा प्रश्न है, हृदय केवल अशुद्ध रक्त का ही पंपन करता है। शार्क के मामले में, व्हेल के मामले में, छिपकली के मामले में, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। ए इसका क्या है, राइट ऑप्शन है। यानी शार्क के मामले में जो हृदय हृदय होता है वो क्या करता है, तो केवल अशुद्ध रक्त का ही पंप करता है। ठीक है, क्यों करता है, तो इसको देख सकते हैं। शार्क का हृदय केवल अशुद्ध रक्त का ही पंप करता है। शार्क में एक परिसंचरण तंत्र और 2 कक्षीय हृदय होता है। हृदय रक्त को गलफड़ों तक प्रवाहित करता है, जो इसे ऑक्सीजन प्रदान करती है। यह ऑक्सीजन युक्त हृदय में लौटने से पहले पूरे शरीर और ऊतकों तक क्या करता है, पहुँचाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे आगे हमारा प्रश्न है कि आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती हैं यकृत में, केंद्रीय तंत्र में, हृदय में, और उपयुक्त में से एक को कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। जो आगत और निर्गत तंत्रिकाएं होती हैं ये कहाँ मिलती हैं, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में जो है ये मिलती हैं। ठीक है, इसको हम लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स। इसका डिस्कस कह रहा है कि जो आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं केंद्रिका तंत्र में मिलती हैं। आगत और निर्गत तंत्रिकाओं के बीच रिफ्लेक्स आर्क कनेक्शन रीढ़ की हड्डी के एक डबल बंडल में मिलते हैं। रीढ़ की हड्डी में किसी प्रकार की चोट लगने से तंत्रिकाओं में आने वाले संकेत के साथ साथ रिसेप्टर्स तक आने वाले संकेत भी बाधित हो जाते हैं। मानव का तंत्रिका तंत्र 2 भागों में विभाजित होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है ये मस्तिष्क और मेरुरज्जु सम्मिलित होता है, जहाँ सूचनाओं का क्या होता है, संसाधन एवं नियंत्रण होता है। ठीक है, परिधीय तंत्रिका तंत्र में क्या होता है, तो ये 2 प्रकार की होती हैं, एक संवेदी होता है और एक क्या होता है, प्रेरक होता है। संवेदी तंत्रिका में उद्दीपनों को ऊतकों या अंगों के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और प्रेरक तंत्रिकाएं नियामक उद्दीपनों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से क्या करता है, संबंधित परिधीय अंगों को क्या करता है, पहुँचाता है। ठीक है, चलिए आगे आगे हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जीव के स्वाद नहीं है, मीठा, कड़वा, नमकीन, मसालेदार, उमामी, खट्टा, तीखा। इसमें से किसका जो है जीव का स्वाद नहीं है। नीचे गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन ए 2, 5, 7, ऑप्शन बी 1, 3, 4, ऑप्शन सी 4 और 7,
और ऑप्शन डी जो है 3 और 6। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। सी इसका क्या है राइट ऑप्शन है, क्योंकि मसालेदार की बात करेंगे और तीखा की बात करेंगे तो ये जो होता है जीभ का स्वाद नहीं होता है। मसालेदार और जो जीभ होती है इसका स्वाद नहीं लेती है। ठीक है, इसको हम लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स। इसका डिस्कस, जीभ एक मांसल पेशी अंग है जो पीछे की ओर मुख गोइका के अधर तल से जुड़ी होती हैं। जीभ के स्वाद मुख्यतः 5 होते हैं: मीठा, कड़वा, खट्टा, नमकीन और उमामी। तथा मसालेदार और तथा तीखा जीभ के स्वाद नहीं है। तो 5 जो होता है जीभ के स्वाद होते हैं: मीठा, कड़वा, खट्टा, नमकीन तथा उमामी। ये क्या होते हैं? तो जीभ के ये 5 स्वाद होते हैं। कौन स्वाद नहीं होता है? तो जो मसालेदार और तीखा होते हैं ये जो है जीभ के स्वाद नहीं होते हैं। ठीक है, आगे आगे हमारा प्रश्न है, स्तनधारियों में सामान्य श्वसन के दौरान डायफ्राम होता है धनुषाकार, चपटा, नीचे दसा हुआ, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। डी इसका क्या है राइट ऑप्शन है। यानी स्तनधारियों में जो श्वसन होता है, जो सामान्य श्वसन होता है उसमें जो डायफ्राम होता है एकदम तो मतलब चपटा भी हो सकता है, ठीक है, और संकुचित भी हो सकता है। ठीक है, स्तनधारियों में डायफ्राम फेफड़ों के नीचे स्थित श्वसन की एक प्रमुख मांसपेशी है। श्वसन की क्रिया में सांस लेना और सांस छोड़ना शामिल है। सांस लेने के दौरान गुंबद के आकार का एक डायफ्राम चपटा हो जाता है और बाहरी इंटरकोस्टल मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं जो पसलियों के पिंजरे को ऊपर की ओर खींचती हैं, जिससे वक्षीय आयतन में वृद्धि होती है और फुफ्फुसीय दबाव कम हो जाता है और बाहर से हवा फेफड़ों में चली जाती है। वहीं सांस छोड़ने की प्रक्रिया के दौरान अंतरकोस्टल मांसपेशियों पसलियों के पिंजरों को अंदर की और नीचे की ओर धकेलती हुई शिथिल हो जाती हैं, जिससे वक्ष का आयतन कम हो जाता है तथा फुफ्फुसी दबाव बढ़ जाता है और हवा फेफड़ों से जब क्या करती है बाहर निकलने को मजबूर होती हैं। हाँ, तो अतः स्पष्ट है कि श्वसन के दौरान जो होता है डायफ्राम एक से अधिक आकार का हो सकता है। ठीक है, श्वसन का मतलब होता है सांस लेना और सांस छोड़ना। ठीक है, आगे मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप का नियंत्रित करते हैं? रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी, हाइपोथैलेमस, रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी, सेरेब्रम, पोन्स मेडुला, सेरिबेलम, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। ए इसका क्या है राइट ऑप्शन है। यानी कभी भी जब रक्तचाप हो रहा है तो इसको नियंत्रित कौन करता है? तो रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी और हाइपोथैलेमस जो है इसको क्या करता है? नियंत्रित करता है। ठीक है, इसको हम लोग देख सकते हैं डिस्कस इसका। रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी और मुख्य रूप से खोपड़ी का हाइपोथैलेमस भाग शरीर के रक्तचाप को नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क के डाइएन्सेफेलॉन भाग में स्थित होता है। यह शरीर के तापमान और हृदय गति को भी क्या करता है? नियंत्रित करता है। ठीक है, आगे आगे हमारा प्रश्न है, पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या है? पुरुष में यौन अंगों को विकसित करना, सभी अंगों में वृद्धि को प्रोत्साहित करना, शरीर में चीनी और नमक के स्तर को नियंत्रित करना, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। डी इसका क्या है राइट ऑप्शन है। यानी जो पीयूष ग्रंथि होती है इसका इन विकल्पों में ऑप्शन नंबर डी जो है राइट ऑप्शन है। ठीक है, इसको हम लोग देख सकते हैं। पीयूष ग्रंथि हमारे मस्तिष्क के आधार पर स्थित एक मटर के आकार की अंतःस्रावी ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है क्योंकि यह अंतःस्रावण को नियंत्रित करती है। साथ ही साथ यह व्यक्ति की स्वभाव, स्वास्थ्य, वृद्धि, लैंगिक विकास को भी क्या करती है? तो ये प्रेरित करती है। ठीक है, आगे आगे हमारा प्रश्न है, नेत्रदान में दाता की आँख के किस हिस्से को प्रतिरूपित किया जाता है? ऑप्शन ए लेंस, कार्निया, पूरी आँख, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी इसका क्या है राइट ऑप्शन है। कभी जो नेत्रदाता होता है वो क्या करता है? तो कार्निया क्या करता है? दान करता है, सिर्फ कार्निया को ही। नेत्रदान में दाता की आँख के कार्निया भाग को प्रतिरूपित किया जाता है। यह आँख की सबसे बाहरी और पारदर्शी परत होती है जो आँख के अग्रभाग में मौजूद होती है। इसका कार्य आँखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश को अपवर्जित करना है तथा आँख में फोकसिंग कार्य और ऑप्टिकल शक्ति के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, आगे आगे हमारा प्रश्न है कि अंडाशय द्वारा
कौन सा कार्य किया जाता है? ऑप्शन ए डिम का निर्माण, ऑप्शन बी प्रोजेस्टेरॉन कचरा, एस्ट्रोजन कचरा, और उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। डी इसका क्या है? राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स। इसका हम लोग डिस्कस देख सकते हैं फ्रेंड्स। अंडाशय महिलाओं में ग्रंथियों की एक जोड़ी होती है जो महिला लक्षणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अंडाशय के प्रमुख कार्य हैं डिम का निर्माण करना, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन बनाना, फर्टिलाइजेशन के लिए अंडों का निर्माण करना आदि। अंडाशय निर्माण महिलाओं में मासिक धर्मचक्र, प्रजनन क्षमता और गर्भावस्था में भी शामिल होते हैं। ठीक है, आगे अंडाशय के 3 भाग होते हैं। कौन कौन होता है? तो सरफेस, कॉर्टेक्स और मेडुला। अंडाशय के क्या होते हैं? तो ये मुख्य 3 भाग होते हैं। ठीक है, आगे आगे हमारा प्रश्न है कि यदि कोई बीमारी नॉन ह्यूमन प्राणी से किसी मनुष्य में पहुंचती है तो इसे क्या कहते हैं? पशुजन्य बीमारी, संक्रामक बीमारी, जन्मजात बीमारी, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका क्या है? राइट ऑप्शन है। इसको हम लोग पशुजन्य बीमारी के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, इसका हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस। यदि कोई बीमारी जो किसी नॉन ह्यूमन प्राणी से मनुष्य में पहुंचती है तो इसे पशुजन्य बीमारी या जूनोटिक रोग कहा जाता है। जानवर कभी कभी हानिकारक रोगाणु जैसे वायरस, बैक्टीरिया, परजीवी और कवक इत्यादि के वाहक होते हैं जो जूनोटिक रोग का कारण बनते हैं, जिससे लोगों में गंभीर बीमारी का क्या बनता है? कारण बनता है। ठीक है, आगे आगे हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण में पीलिया रोग फैलता है? वायु, तापीय, जल, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी इसका क्या है? राइट ऑप्शन है। यानी जल प्रदूषण से जो है पीलिया रोग फैलता है। ठीक है, इसको हम लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स। पीलिया रोग दूषित जल के संपर्क के साथ साथ एक रक्त, मूत्र या जानवरों के अन्य ऊतकों के संपर्क में आने से यह गंभीर लोगों में फैलता है। पीलिया तब होता है जब रक्त से अधिक बिलिरुबिन यानी पीले वर्ण की मात्रा बढ़ जाती है। इससे मानव शरीर का जो लीवर होता है वो क्या होता है? प्रभावित होता है। जो यकृत होता है पीलिया में क्या होता है? प्रभावित होता है। ठीक है, आगे हेपेटाइटिस ए किस प्रकार की बीमारी है? भोजन संदूषण, जल उत्पन्न बीमारी, वायु उत्पन्न बीमारी, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। डी इसका क्या है? राइट ऑप्शन है। यानी ये जो होता है उपयुक्त में से एक से अधिक बीमारी कौन कौन है? तो भोजन से देख सकते हैं फ्रेंड्स। इसका हेपेटाइटिस ए यह वायरस एचआईवी के कारण होने वाले यकृत की सूजन है। यह वायरस मुख्य रूप से तब फैलते हैं जब एक असंक्रमित और बिना टीकाकरण वाला व्यक्ति किसी संक्रमित व्यक्ति के मल से दूषित भोजन या पानी का सेवन करता है। यह रोग असुरक्षित पानी या भोजन, अपर्याप्त स्वच्छता और मौखिक गुदा सेक्स से निकटता से जुड़ा होता है। इस प्रकार इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। डी इसका क्या है? राइट ऑप्शन है। ठीक है, आगे आगे हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण जनित विकार है? फ्लोरोसिस, कुष्ठ रोग, न्यूमोकोनिसिस, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। इसका क्या है? राइट ऑप्शन है। यानी उपयुक्त में से कोई नहीं, जो इसका ऑप्शन सही है। ठीक है, इसका हम लोग डिस्कस भी दे सकते हैं फ्रेंड्स। प्रदूषण जनित विकार में फ्लोरोसिस है जो फ्लोराइड के अधिक सेवन से होता है। यह जल में फ्लोराइड की अधिक मात्रा होने के कारण होता है। न्यूमोकोनिसिस जिसे ब्लैंक रंग रोग कहा जाता है क्योंकि यह कोयले की धूल में सांस लेने के कारण होता है। जबकि कुष्ठ रोग प्रायः माइक्रोबैक्टीरिया, लेप्रे या लेप्रोमिटिस के कारण होता है। अतः इसका जो राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।